हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो कसका है। वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आप सबके सामने हाजिर हूं। डे 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वॉल्यूम 2 का एक लौता चैप्टर जो बचा हुआ उसको लेकर। गाइस इस चैप्टर में बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और सिर्फ थ्योरी ही होगी जो आपको तैयार करनी होगी। 2 या 3 मार्क्स का आपको पेपर में मिलेगा और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड ही हैं जो आते हैं। ऑलरेडी छोटा था चैप्टर और कुछ कोरोना का अत्याचार हुआ इस पर तो और छोटा हो गया है। यहां से मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट ये हमारे सिलेबस से चला गया है और मैक्सवेल्स की इक्वेशन भी चली गई हैं। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ भी चला गया है। सिर्फ हमारे पास पढ़ने को है तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेक्ट्रम। लेकिन अपन मैक्सवेल की थोड़ी सी बात जरूर करेंगे क्योंकि उसके बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अधूरी है दादा। मैक्सवेल जो है बहुत ही स्मार्ट लड़का निकला। कैसे निकला कि उसने क्या करा कि 4 अलग अलग लोगों की दी हुई इक्वेशंस को अपने एक सेट में डाल के प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने और उनको नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैक्सवेल्स इक्वेशन का। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। कहा जाता है कि इन 4 इक्वेशन के अंदर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि जो आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पढ़ोगे वो सारा इन्हीं 4 इक्वेशंस में सम अप हो जाता है। पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल ने यहां पर दी है वो है E.ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आप लोगों ने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है वॉल्यूम 1 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तो आपको बखूबी पता है ये गॉसेस थ्योरम है। जी हां, ये गॉसेस थ्योरम है जो बताती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि गॉसेस थ्योरम ही क्या है मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो मैक्सवेल की है वो है B.ds इज इक्वल टू 0। ये भी गॉसेस थ्योरम ही है। ये थ्योरम जो है आपने पढ़ी है चैप्टर 5 में। ये थ्योरम है मैग्नेटिज्म में और ये वाली जो थ्योरम थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या हो गया, हाँ ठीक है सब। यानी कि अगेन इसमें भी मैक्सवेल की अपनी कोई मेहनत नहीं है, किसी और की मेहनत है, बस नाम अपना चिपका है और कुछ नहीं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास यहां पर है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये आपको याद होना चाहिए चैप्टर 6 EMI से फेराडे का लॉ है। दिस इज फेराडेज लॉ ऑफ EMI। यानी कि यहां भी मैक्सवेल ने किसी और के काम पर अपना ठप्पा लगा दिया है। चौथा एम्पियर सर्किट लॉ जिसमें B.dl इज इक्वल टू हुआ करता था म्यू नॉट आई, लेकिन मैक्सवेल ने थोड़ी सी मेहनत करी और इस आई के साथ एक नया करंट इधर डाला, डिस्प्लेसमेंट करंट ID, और एक मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ तैयार किया। अगेन ये एम्पियर सर्किट लॉ ही है। इसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन किसने दी है, ये दी है मैक्सवेल ने। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है फ्रेम में मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। इन 4 इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म कैसे होता है इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बताया है कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, एक सिंगल चार्ज क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। फिर बोला मैग्नेटिक फील्ड में सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। साथ ही साथ आपको यह भी पता होता है कि चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और चार्ज मूव करेगा तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड देता है। यहां आपको सिखाया गया कि यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और यहां आपको सिखाया गया यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। मेरी सारी बातें जरा ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और। आई नो कि जैसे ही मैंने बोला सिलेबस में नहीं है तो आपको इंटरेस्ट गया होगा, बट बहुत जरूरी है ये प्लॉट तैयार करना EM वेव को समझने के लिए कि चार्ज यदि रेस्ट पर हो दादा, चार्ज यदि रेस्ट पर हो तो अपने चारों तरफ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने चारों तरफ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यदि मोशन में होगा तो अपने चारों तरफ बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने बताया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर लास्ट इक्वेशन में बताया कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये बातें आपको ध्यान में रहेंगी तो बखूबी आपको EM वेव समझ में आएगी। आज मैं आपको बोलता हूं कि यदि चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन भी हो उसके पास, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा हो, तो फॉर श्योर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज की वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा।
कैसा? चेंजिंग नेचर का ही। और मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंजिंग नेचर का होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। कैसा? चेंजिंग नेचर का ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ही बनती है वेव। आइए डेफिनेशंस के साथ ये वेव्स को समझते हैं बच्चों। जैसा कि आपके बोर्ड पर काफी कुछ लिखा हुआ है, ये कीड़े मकोड़े आपको इधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आओ इनको पहचानने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन, मैं रीड आउट करूंगा यहां से और समझेंगे फिर बात को। These waves are produced due to change in electric field and magnetic field sinusoidally, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होंगे? वेरी कर रहे होंगे, और उन्हीं से क्या प्रोड्यूस होगी? वेव प्रोड्यूस होगी। कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो नाम में ही हमें समझ में आ रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक ऑफ कोर्स मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने वाले हैं। तो ये वेव्स किससे प्रोड्यूस होगी? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसोडियली, यानी कि साइन वेरिएशन की बात हो रही है। एंड दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस, दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस मींस दे ट्रैवल थ्रू स्पेस। इनको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ध्यान रखें बात को। सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे प्रोपेगेट करेंगे जैसे दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। इन बातों को तोड़ के समझें तो सीधी सी बात वेव में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है ये वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज सोर्स ऑफ ईएम वेव, हैव अ लुक, एन ऑसिलेटिंग और ऑल्टरनेटिंग चार्ज। सिंपल शब्दों में आंसर तो पहले तो यही है, ईएम वेव की सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आती हैं? जब एक चार्ज एक्सेलरेट होता है या यू कैन से ऑसिलेट होता है। होता क्या है? तो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या होगा? अरे रूल पे आ जाओ, यदि आपने थोड़ा सा भी जाना है तो आपको यह पता होगा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है, और यदि सोर्स चेंजिंग है तो रिजल्ट भी चेंजिंग होगा, यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच फर्दर प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज से आया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे को यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। खेल देखो, चार्ज ऑसिलेट करा, उसने पैदा किया क्या? एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा कर सकता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा कर सकता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कर सकता है? चेंजिंग मैग्नेटिक को। चेंजिंग मैग्नेटिक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक, चेंजिंग मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, और ऐसे बन गई वेव which propagates, which travel through space without any medium। हमने लिखा the oscillating electric field and magnetic field regenerate each other as a wave which propagates through space। सारे शब्दों की समरी ना इस अकेले सेंटेंस में है, डिटेल आपके पास ऊपर अवेलेबल है, बट यहां आपके पास ये काइंड ऑफ समरी है। मैंने यहां लिख के समझाना इसलिए शुरू किया है, पूरा थ्योरी का टॉपिक है, आप एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, लिखते टाइम ही आपको क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। और जो पेपर में क्वेश्चन आया करता है कि प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हालांकि बहुत कम मिलता है, बट स्टिल यदि आ जाए तो देखो करना कैसे है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, सबसे पहले आपको ये ग्राफ बना के देना है जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमने यूज करी है। कैसे कैसे? एक्स एक्सिस में है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि ये वेव की डायरेक्शन है, वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। फिर जो ब्लैक मार्कर से जो मैंने ये बनाया है, दिस इज योर लेज से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वाई एक्सिस में जो है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड जो ब्लू से जो मैंने जो आउटलाइन जो है, ये जो ब्लू की जो आउटलाइन है वो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जेड एक्सिस में क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी, डेफिनेशन में भी हमने बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट वेरिएशन वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो सारा जेड एक्सिस में। ऑफ कोर्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। साथ ही साथ जो वेव ट्रैवल करती है वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल करती है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हुए वेव के प्रोपेगेशन के भी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पर लिखना चाहूं तो आई कैन राइट E विच इज इक्वल टू ई वाई ओनली, बिकॉज ई एक्स इज 0, यानी एक्स एक्सिस में E का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। ई जेड इज 0 क्योंकि आपके पास Z में भी कुछ नहीं है, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0। ई में इसकी इक्वेशन क्या बनती है? लेट मी टेल यू,
ये इक्वेशन मैं बना कहां से रहा हूं, लिख कहां से रहा हूं, क्लास 11 से लिख रहा हूं। प्रोग्रेसिव वेव है ये, 11th की यदि आपकी थोड़ी भी यादें ताजा हो तो। ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन नोट के एक्स, आई विल राइट के वाई माइनस ओमेगा टी। के क्या है, वेव कांस्टेंट है, वेव नंबर है। वाई क्या है, वेरिएशन है वाई एक्सिस के। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई विच इज 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन टी। और स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है टी। ई नोट क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन अचीव, ये इसका ई नोट हुआ। नाउ सिमिलरली आई कैन राइट फॉर बी ऑल्सो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी। बी इज इक्वल टू रहेगा बी जेड, यानी कि बी एक्स और बी वाई आपके हैं 0। मेरे पास बी जेड की इक्वेशन क्या बनेगी, बी जेड बनेगा आपका बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। और अब मुझे सब चीज़ें समझाने की जरूरत है नहीं, आप दोनों में ये बात नोट कर सकते हैं कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों मैक्सिमम भी सेम टाइम पर अचीव करते हैं और मिनिमम भी सेम टाइम पर अचीव करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, इन फेज होते हैं। ओके हो गई बात। और परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये y और z बताता है। दिस प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, है ना, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, ऐसे ही चलता चला जाएगा, आपने नोट करना है, समझना है, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए ईएम वेव्स के, इसमें से काफ़ी सारे आपको पता होंगे शायद यदि आपने ईएम वेव पढ़ा है, और कुछ नए भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ये मैं पहले से लिख के रखे हैं यहाँ पर सो दैट एक तो आप इनको नोट कर सको, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको, और साथ ही साथ में इन्हें समझा भी सकूँ, यदि इनसे 1 मार्क का कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको इजीली कर भी पाओ। आइए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको पता है, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग। ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, तो उसी से प्रोड्यूस होती है ये। हालांकि एक्सरे का प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में। नाउ डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, सब जगह ट्रैवल कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सनलाइट एक एग्जाम्पल है ईएम वेव का, जो बिना किसी मीडियम के हम तक चल के आ जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ईएम वेव की भी वही स्पीड है। और एक रिलेशन आपके पास, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of the free space. The value is 8.85 × 10⁻12. The value is 4 pi × 10⁻7. If we put the values, the answer will be 3 × 10⁸. ये रिलेशन कहाँ से आया, ये आपका कंसर्न नहीं है। The thing is कि ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज किसी भी अदर मीडियम में यदि आपको स्पीड निकाली है तो म्यू नोट की जगह म्यू आ जाएगा और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ये भी ध्यान रखें। यानी कि ये फ्री स्पेस में कोई और मीडियम आया तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, let me use the black marker here, 1/μr म्यू नोट एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अमूमन तौर पर आपको ये रिलेटिव परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, यस ऑफ कोर्स एज दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। Then there you have a relationship between electric field and magnetic field which is given by E naught by B naught is equal to C, or I can write E by B is equal to C, ये भी चलेगा। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो से। यहाँ जो पोर्शन से लिखे हुए हैं ये लगभग आपको सारे पता होंगे, आपकी बुक्स में भी होंगे। यहाँ जो लिखे हुए हैं थोड़े से नए हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी ऑन एवरेज इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वली। EM wave is nothing but mode of traveling of energy, और you can say कैरी करता है एनर्जी को ये। तो वो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली शेयर होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट इज अनचार्ज्ड, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अनचार्ज्ड होती है बच्चों, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए ना तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से आना है और ना ही कोई डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से आना है। नेक्स्ट इज दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स, जैसे दुनिया में बाकी जो वेव्स हैं जैसे उनके पास एनर्जी और मोमेंटम होता है, इनके पास भी एनर्जी और मोमेंटम होता है। एनर्जी होती है समझ में आता है, मोमेंटम क्यों होता है, डुअल नेचर वाली वीडियो समझनी है, क्योंकि उनके पास वेवलेंथ होती है तो इसलिए उनके पास मोमेंटम होता है। तो ऐसे ईएम वेव के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। नेक्स्ट इज ड्यू टू मोमेंटम एंड एनर्जी इट एक्सर्ट्स प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, यानी कि किसी सरफेस पर ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं क्योंकि इनके पास मोमेंटम है, एनर्जी है, और उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। इसे जगा लेना अपने आप को, क्योंकि अगला टॉपिक जो आ रहा है वो पेपर में पूछा जाता है।
अब हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का होता है, पहले ई समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम आपने पहली बार शायद रेनबो फॉर्मेशन में पढ़ा था, जहां विबग्योर आपने रट्टा मार दिया था, हैं याद होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आप जब किसी जैसे ईएम वेव स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं, तो ईएम वेव्स को आप ऑर्डरली अरेंज करते हो एज पर देयर वेवलेंथ और यू कैन से एज पर देयर फ्रीक्वेंसी, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, उसमें भी आपने जितने टाइप्स की वेव हैं उनको ऑर्डरली अरेंज कर दिया है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां आपको, जैसे विबग्योर आपने रट्टा लगाया जीवन में, ऐसे इसका रट्टा लगा लीजिए, रमी वक्स जी, रमी वक्स जी। हियर R is for रेडियो वेव्स, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। M is for माइक्रोवेव्स, I is for infrared, V is for visible light, U is for UV rays, X is for X rays, G is for gamma rays। बच्चों यदि आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ना आप जरूर डाल दो कि यहां से वो टॉपिक कराया जा रहा है इस वीडियो में जहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा। मेरा 2021 के लिए रिकमेंडेशन है कि आप स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन देख रहे होंगे, इससे पहले वाले पोर्शन में ना के बराबर चांस है आपका क्वेश्चन आना। सो हियर यू हैव all 7 constituents of the EM wave spectrum: radio, micro, infra, visible, UV, X-ray, gamma rays। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक और है। Rahul's mother is visiting Uncle Joyo's garden। राहुल की मम्मी पर आंटी की नजर गई है कि आंटी जी बता रही कि राहुल की मम्मी अंकल जोयो के गार्डन में घूम रही है। राहुल की मम्मी ने अंकल भी जोयो ढूंढा है, जोयो। तो देखिए जरा, राहुल में R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, मदर में M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, इज में I स्टैंड्स फॉर इंफ्रा, विजिटिंग में V फॉर विजिबल, अंकल में U फॉर UV, जोयो में X फॉर एक्स रेज, एंड गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो जाए तो G फॉर गामा रेज। अभी सवाल आता है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज का। आइए उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। तो ये आपके सामने इधर लिखी हुई है बच्चों फ्रीक्वेंसी और इधर लिखी हुई है वेवलेंथ, और ये आपका रमीवक्स जी पूरा, ठीक है। यहां से यहां आप आगे आएंगे तो देख रहे हैं क्या की वेवलेंथ घटती जा रही है, यानी कि ये जो ऑर्डर है आपका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का है। यदि आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। आप बोलोगे कि क्या सर ये याद करनी है? मैं कहूंगा हाँ बेटे याद तो करनी है, जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनको याद करनी है, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जा सकती है। क्या सर बोर्ड्स में भी याद करनी है? कभी कभी ऐसा पूछा भी गया है। याद करने की कोई ट्रिक याद करने की कोई खास नहीं है, बस आप एक पैटर्न अपना डेवलप कर सकते हो जो मैंने डेवलप करा है यहाँ वेवलेंथ में। क्योंकि यदि मेरे वेवलेंथ मेरी तैयार हो गई तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। बोलो कैसे? मुझे पता है C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। याद करने की ट्रिक है, क्लास में आया नया लड़का क्यूट है, नया लड़का इज इक्वल टू क्यूट, नया लड़का इज इक्वल टू क्यूट, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C आपको पता है 3 × 10⁸। यदि आपको लैम्डा पता लग जाए तो फ्रीक्वेंसी तो आप खुद ही निकाल लोगे दादा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेवलेंथ का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा बनाया जो इजीली थोड़ा याद किया जा सके। रेडियो 0.1 मीटर से छोटी, माइक्रो 0.1 मीटर से 1 mm तक की, इंफ्रा 1 mm से 700 nm तक की, विजिबल 700 nm से 400 nm तक की, यूवी 400 nm से 1 nm तक की। ये देखिए एक पैटर्न बनाया मैंने यहाँ पर, यदि आप इस पैटर्न को डिकोड कर पा रहे हैं तो। और इन तीन का याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास विजिबल है जिसको विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड है उससे जस्ट ऊपर, और यूवी है उससे जस्ट नीचे, यदि आप बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की। तो इन तीन की वेवलेंथ पूछी जा सकती है और ये आपको याद रखनी ही रखनी है। देखिए ट्रिक भी है यहाँ पर, 1 mm से 700 nm, 700 nm से 400 nm, 400 nm से 1 nm, 1 mm से 1 nm तक की सीरीज है ये सारी। बीच में 700-400 का खेल है, 700-400 का खेल है।
उसके बाद फिर 1 nm से 10⁻³ nm और फिर ये 10⁻³ nm से छोटा, ये 10⁻³ nm से छोटा और ये 0.1 मीटर से छोटा, आई मीन बड़ा। क्लियर हो जाती है बात। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे इनके यूजेस की। यूजेस से ही आता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस, तो यूजेस मैं सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा आपको, लिखूंगा नहीं, और उन्हीं से आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। एक एक करके इनके यूज पकड़ लेते हैं। आओ, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रेडियो वेव से स्टार्ट करते हैं यूजेस को, है ना। रेडियो वेव्स के यूजेस क्या हैं? तो देखो नाम से पता लगता है रेडियो में काम आएगी। रेडियो में AM, FM इन सब में काम आएगी, टीवी में काम आएगी, मोबाइल में काम आएगी रेडियो वेव्स, ठीक है। लार्जेस्ट वेवलेंथ है और लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, रिमेंबर दिस। कमिंग टू द माइक्रोवेव्स, माइक्रो का सबसे फेमस वर्क जो पूछा गया वो है रडार। रडार में आप माइक्रोवेव्स का यूज करते हो, नेविगेशन में आप माइक्रोवेव्स का यूज करते हो, इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। दूसरा आप इसका यूज कर सकते हो माइक्रोवेव ओवन्स, बहुत ही कॉमन यूज है जो हमारे चारों तरफ होता है। साथ ही साथ इसका यूज करा जाता है स्पीड मेजर करने के लिए, ओवर स्पीडिंग का चलान कट जाता है। इनफैक्ट क्रिकेट में भी जो बॉलिंग स्पीड मेजर करी जाती है वो माइक्रोवेव की हेल्प से ही करी जाती है। दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ द माइक्रोवेव्स। कमिंग टू इंफ्रारेड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। हीट से रिलेटेड कुछ होगा, सोलर कुकर, हीटर वगैरह वगैरह, तो उसमें किसका नाम आ जाएगा? इंफ्रारेड का। इनफैक्ट अर्थ की भी जो वॉर्म्थ को, एटमॉस्फेयर को, जो हमारी अर्थ के जो वॉर्म्थ को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के वॉर्म्थ को जो मेंटेन करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा इंफ्रारेड। फिजियोथेरेपी में भी इंफ्रारेड का काम होता है, सिकाई जिसको आप बोलते हो, है ना, तो उसमें भी इंफ्रारेड का यूज करते हो आप। कमिंग टू विजिबल, विजिबल तुम्हें पता ही है, देखने के लिए, है ना, सुंदर सुंदर लड़कियां और काले काले, काले काले बोलना तो गलत हो जाएगा, रेसिज्म हो जाएगा, बुरी बुरी शक्ल के लड़के, ये सब देखने के लिए हम लोग विजिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें कि ये आंखें भगवान ने दी हैं, इनसे कुछ अच्छा अच्छा सा कर लो, है ना। ज़िंदगी में ब्रेकर है, ये अवॉइड करोगे तो बात नहीं बनेगी। कमिंग टू द यूवी, यूवी रेस का एक जो यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे बहुत खलता है, वो है टैनिंग। सन रेज यूवी कंसिस्ट करती हैं ऑफकोर्स, और टैनिंग जो होती है, जो धूप वूप में जाने से आप नो कि काला पड़ जाता है रंग तुम्हारा, श्याम रंग हो जाता है, वो सब यूवी की वजह से है। साथ ही साथ यूवी इस्तेमाल होती है कहाँ? जैसे जर्म्स किलिंग में इस्तेमाल होती है यूवी, ठीक है, और स्टीरिलाइज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो हॉस्पिटल्स में। कमिंग टू द एक्सरेज, एक्सरेज मेडिकल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होती है। मेडिकल रिसर्च बोलूँ या मेडिकल इंडस्ट्री बोलूँ, बाकी साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल होती है। फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने के लिए, ऑर्गन्स की डिजीज डिटेक्ट करने के लिए आप एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है, तो आई एम सॉरी, हाँ यस, वेवलेंथ इसकी काफ़ी कम है, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर सकती है थ्रू द स्किन्स एंड ऑल, तो इंटरनल पिक्चर्स ले सकती है आपके अंदर के पार्ट्स के बॉडी के। साथ ही साथ बिल्डिंग्स में क्रैक, फोल्ड, इन सब के लिए भी आप एक्सरे को इस्तेमाल करते हो। और जी फॉर गामा, गामा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। कैंसर ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए भी गामा इस्तेमाल होती है। और डायमंड और इन सब की यदि क्या बोले चेक करना हो आपको कि कितना है ना कि जेन्युइन है, ये सब है, तो उसके लिए भी आप गामा रेज का इस्तेमाल करते हो। तो मोटे मोटे तौर पर ध्यान रहना चाहिए, रिपीट मार लो जो जो मैंने बोला, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो इसके। ये आपका इन यूजेस के साथ चैप्टर हुआ ख़त्म, यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। छोटी सी वीडियो होगी मोस्ट प्रोबेबली, ये जितनी बनी है थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि थ्योरी का पोर्शन था, मैं भी कम एनर्जी में दिखाई दे रहा हूँ, बट ये मैंने सारी एनर्जी गेन करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। मुलाकात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटास, बाय बाय। और